हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 19। पिछले लेक्चर्स में हमने कार्ल मार्क्स को कंप्लीट किया और इस लेक्चर से हम इमाइल डर्कहाइम को पढ़ेंगे। इमाइल डर्कहाइम की थ्योरी पढ़ने से पहले हम उनकी बायोग्राफी को देखेंगे, क्योंकि किसी भी इंसान की थ्योरी को समझने से पहले उस इंसान को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बायोग्राफी की जो वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी और मैं आपको इसको एक सिंपल स्टोरी फॉर्म में समझाऊंगी। और नेक्स्ट लेक्चर से हम इनकी थ्योरी जो आपके सिलेबस में है, डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, ये सारी चीजें डिटेल में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 15 अप्रैल 1858 फ्रांस के छोटे से गांव इपिनल में इमाइल दरखाइम का जन्म हुआ। उनकी फैमिली जूइश बैकग्राउंड से थी और उनके फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही रबाई थे। इमाइल को छोटी एज से ही रिलीजियस टीचिंग्स मिली और उन्होंने अपनी स्कूलिंग एक रबाइनिकल स्कूल से स्टार्ट की। रबाई का मतलब होता है टीचर या गुरु। ये एक ज्यूइश रिलीजियस लीडर होते हैं जो लोगों को जुडाइज्म के रूल्स और ट्रेडिशन समझाते हैं। रबाई तोरा और तालमुद जैसे रिलीजियस टेक्स्ट सिखाते हैं और अपनी कम्युनिटी को स्पिरिचुअल और एथिकल गाइडेंस देते हैं। हिंदुइज्म में इन्हें पंडित, आचार्य कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में इन्हें हम प्रीस्ट या बिशॉप भी कहते हैं और इस्लाम में हम इन्हें इमाम या मौलाना भी कहते हैं। पर एक समय आया जब उन्होंने रिलीजन और उसके रिचुअल्स पर सवाल उठाना शुरू किया। दरखाइन के मन में डाउट था, क्या सिर्फ रिलीजन से ही समाज चल सकता है? या समाज के पीछे कुछ और भी लॉजिक हो सकता है? 14-15 साल की एज तक आते आते उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो रबाई नहीं बनेंगे। 16 की एज में इमाइल ने एक बड़ी डिसीजन लिया। उन्होंने अपना रबाइनिकल स्कूल छोड़ दिया और एक सेक्युलर स्कूल ज्वाइन किया। ये उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। इमाइल जरखाइम एक जूइश फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने रबाई बनने की इच्छा नहीं रखी। इसका रीजन ये था कि उनका इंटरेस्ट रिलीजियस टीचिंग्स के बजाय सेक्युलर स्टडीज और साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को समझने में था। वो मानते थे कि सोसाइटी को समझने के लिए रैशनल और साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना चाहिए, ना कि रिलीजन पर आधारित टीचिंग्स का। इसी वजह से उन्होंने आगे जाकर सोशियोलॉजी को अपना फोकस बनाया और सोशल फैक्ट्स को साइंटिफिकली स्टडी करने की तरफ ध्यान दिया। 1879 में इमाइल ने इकॉल नॉर्मेल सुपेरियर ज्वाइन किया, जो कि फ्रांस का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज था। यहाँ उन्होंने टॉप फिलोसफर्स और स्कॉलर्स के साथ डिबेट और डिस्कशंस में पार्ट लिया। पर एक चीज उन्हें समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा, ये पढ़ाई बहुत ज्यादा लिटरेरी और थियोरेटिकल है। इसे सोसाइटी को कैसे प्रैक्टिकल वे में समझा जा सकता है? इमाइल ने एक दिन अपने दोस्तों के बीच कहा, समाज को एक बॉडी की तरह देखो। अगर समाज एक बॉडी है, तो इसके डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं? और अगर बॉडी अनहेल्दी होती है, तो उसे कैसे ठीक किया जाए? ये सवाल उनका ऑब्सेशन बन गया और यहीं से सोशियोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट फील्ड बनाने का उनका सपना शुरू हुआ। 1882 में इमाइल ने पेरिस के पास एक गवर्नमेंट स्कूल में फिलॉसफी पढ़ाना शुरू किया। पर उनकी टीचिंग स्टाइल बहुत अलग थी। वो हर टॉपिक को सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से समझते थे। उन्होंने एक बार अपने स्टूडेंट से कहा, सोशियोलॉजी एक ऐसे चश्मे की तरह है जो सोसाइटी के हर एंगल को देख सकता है। 1893 में उन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश की, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस बुक में उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, जिसमें वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज मैकेनिकल सॉलिडारिटी पर चलती है, जहां सब लोग एक जैसे होते हैं, और मॉडर्न सोसाइटीज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पर चलती है, जहां लोग अलग अलग होने की वजह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन आता है। दरखाइम का मकसद मॉडर्न सोसाइटी में यूनिटी कैसे बनी रहती है, ये समझाना था, जो वो अपने आगे थ्योरीज में समझाते हैं। 1895 में इमाइल डर्कहाइम ने एक और ग्राउंड ब्रेकिंग बुक लिखी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस बुक में उन्होंने सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा, सोशल फैक्ट्स वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हर इंडिविजुअल के एक्शंस और थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमें सोसाइटी को समझना है, तो हमें इन सोशल फैक्ट्स को स्टडी करना होगा। सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए उन्होंने इस बुक में बहुत से मेथड्स दिए। 1897
एट एज ऑफ 39 दरखाइन ने अपने करियर की सबसे कंट्रोवर्शियल और इम्पैक्टफुल बुक पब्लिश की, सुसाइड। इसमें उन्होंने सुसाइड को सिर्फ एक पर्सनल या साइकोलॉजिकल इशू नहीं बल्कि एक सोशल फिनोमेना के रूप में एक्सप्लेन किया। उनका मानना था कि सुसाइड के रीजंस को समझने के लिए हमें सोशल फैक्टर्स जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज और स्ट्रक्चर को देखना होगा। डर्कहाइम ने सुसाइड के 4 टाइप्स दिए। पहला, इगोइस्टिक सुसाइड। इसे आप ईगो सेंटर्ड सुसाइड भी कह सकते हैं। जब एक इंडिविजुअल अपने आप को सोसाइटी से अलग और डिस्कनेक्टेड फील करता है, यानी जब इंडिविजुअल की सोसाइटी में इंटीग्रेशन वीक हो जाए, तब वह इस तरीके के सुसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट के बिना रहता है, वो डिप्रेशन या होपलेसनेस महसूस करके सुसाइड कर सकता है। मॉडर्न सोसाइटीज में ओल्ड एज इंडिविजुअल्स या इंट्रोवर्ट्स जो सोशल सर्कल्स में एक्टिव नहीं होते, उनमें इगोइस्टिक सुसाइड के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, वो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के बारे में बताते हैं, जिसे हम कम्युनिटी सेंटर्ड सुसाइड भी कहते हैं। जब कोई अपनी कम्युनिटी, ग्रुप या समाज के लिए अपनी जान दे दे। सोसाइटी के साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है कि इंसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर ग्रुप के लिए सैक्रिफाइस करता है। यानी जब सोसाइटी में ओवर इंटीग्रेशन हो, मतलब समाज के साथ एक्सट्रीम अटैचमेंट हो जाए। जैसे कि सती प्रथा। इंडिया में पुराने जमाने में सती प्रथा में विडोज अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने आप को बर्न कर लेती थी सोसाइटी के नॉर्म्स के लिए। एक सोल्जर अपनी कंट्री के लिए अपनी जान देता है, जिसे हम अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का एक क्लियर एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। एनोमिक सुसाइड, इसे हम chaos रिलेटेड सुसाइड भी कहते हैं। मतलब जब सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स क्लियर ना हो या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की वजह से इंसान कंफ्यूज और होपलेस महसूस करे। मतलब जब सोसाइटी इंस्टेबिलिटी फेस करती है, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस, डाइवोर्स, सडन लॉस। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जब किसी बिजनेसमैन का फाइनेंशियल लॉस हो और वो अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन हो जाए, तो वह इस तरीके का सुसाइड करने की सोचता है। दूसरा एग्जाम्पल डाइवोर्स या ब्रेकअप भी हो सकता है। जब मैरिज या रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है और एक पार्टनर अपने लाइफ का डायरेक्शन खो देता है, तो वो अनोमिक सुसाइड का विक्टिम बन सकता है। चौथा सुसाइड वो बताते हैं फैटलिस्टिक सुसाइड। ये ओवर रेगुलेशन सुसाइड भी कहा जाता है। मतलब जब सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए कि इंसान अपने आप को हेल्पलेस और ट्रैप्ड फील करे। जब इंसान को अपनी फ्रीडम खत्म होती लगे और वो अपने फ्यूचर को लेकर होपलेस हो जाए। यानी जब सोसाइटी ओवर रेगुलेशन इम्पोज करे, जैसे कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल या ऑप्रेसिव सिस्टम्स सोसाइटी में आ जाए। इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्लेवरी। एक स्लेव जो अपने ऑप्रेसिव मास्टर के कंट्रोल में है, वो अपनी फ्रीडम के एब्सेंस में सुसाइड कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल स्ट्रिक्ट प्रिजन्स भी हो सकते हैं। जेल के प्रिजनर्स जो एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में रहते हैं, फेटलिस्टिक सुसाइड कर सकते हैं। या वुमेन इन स्ट्रिक्ट पेट्रियार्कल सोसाइटीज भी इस तरीके का एग्जाम्पल है। जब पुराने समय में कुछ सोसाइटीज में औरत को अपने जीवन का डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं थी, तो वो फैटलिस्टिक सुसाइड कर सकती थी। 1902 में डर्कहाइम सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। उन्होंने एजुकेशन और सोशियोलॉजी पर फोकस करते हुए अपने स्टूडेंट से कहा, एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज को भी स्ट्रॉन्ग करती है। अगर हमें एक बेटर सोसाइटी चाहिए, तो हमें एजुकेशन के जरिए नए मॉरल रूल्स को एस्टैब्लिश करना होगा। 1912 में वो अपनी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ लिखते हैं, जिसमें वो रिलीजन का डिटेल एनालिसिस करते हैं। उन्होंने रिलीजन को सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं, बल्कि एक सोशल फिनोमेना के रूप में समझा। इसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जैसे रिलीजन सोशल कोहेजन का कॉज है। वो कहते हैं कि रिलीजन का मेन काम समाज को जोड़कर रखना है। जब लोग किसी एक रिलीजन के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और यूनिटी का एहसास होता है। एग्जाम्पल, टेम्पल्स, मॉस्क और चर्चेज में लोग इकट्ठा होकर प्रेयर्स या फेस्टिवल मनाते हैं। ये एक्टिविटीज लोगों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनाती हैं और उनका ट्रस्ट बढ़ाती है।
दूसरा वो रिलीजन और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं रिलीजन एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है समाज का एक शेयर्ड बिलीफ या वैल्यू सिस्टम जिसमें पूरा समाज बिलीव करता है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हर इंडिविजुअल को सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज फॉलो करने में मदद करता है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सोसाइटी के मॉरल ऑर्डर को बनाए रखता है। एग्जाम्पल, हर रिलीजन के कुछ कॉमन एथिकल टीचिंग्स होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, जो सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, दरखाइन ने रिलीजन को सेक्रेड और प्रोफेन चीजों में डिवाइड किया। सेक्रेड वो चीजें हैं जो स्पेशल और होली होती हैं, जैसे रिलीजियस सिंबल्स, क्रॉस, क्रेसेंट, टेम्पल्स या होली बुक्स। प्रोफेन आम चीजें होती हैं जो डेली लाइफ का हिस्सा होती हैं, जैसे काम करना या खाना या एंटरटेनमेंट। रिलीजन का काम है सेक्रेड सिंबल्स के थ्रू सोसाइटी के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना और लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी देना। दरखाइम कहते हैं कि रिलीजन असल में सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। जो चीजें सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो रिलीजन के रिचुअल्स और सिंबल्स में दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइबल सोसाइटी अपने गॉड को नेचर के एलिमेंट्स जैसे सन, रेन, ट्रीज, इन सब के रूप में वर्शिप कर सकती है क्योंकि वो उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। दरखाइम का मानना है कि रिलीजन सिर्फ गॉड या सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में नहीं होता, बल्कि इसका मेन रोल सोशल इंटीग्रेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग है। इमाइल दुर्कheim का लाइफ 1914 से 1916 के समय एक ट्रैजिक और चैलेंजिंग फेज में था। वर्ल्ड वॉर वन के शुरू होने और उनके बेटे एंड्रे जॉर्ज की डेथ ने उनकी पर्सनल लाइफ और उनके एकेडमिक करियर पर गहरा असर डाला। जब 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई, डरखाई ने फ्रांस के प्रति अपनी लॉयल्टी और सपोर्ट दिखाई। उन्होंने फ्रांस के लोगों को यूनाइटेड रहने की बात कही और समाज में सॉलिडारिटी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इम्पोर्टेंस समझाया। टर्कहाइम अपने एज 56 ईयर्स के थे तब और एकेडमिक रोल के कारण बैटलफील्ड में नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग्स और टीचिंग्स के जरिए वॉर एफर्ट्स में कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने फ्रांस के इंटेलेक्चुअल और मॉरल सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, लोगों को यूनिटी और रेजिलियंस के लिए इंस्पायर किया। डर्कहाइम के बेटे एंड्रे जॉर्ज डर्कहाइम एक टैलेंटेड स्कॉलर थे जो लॉ और फिलॉसफी में अच्छे थे। जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई, एंड्रे ने अपनी कंट्री के लिए मिलिट्री सर्विस ज्वाइन की, जो उस समय एक पेट्रियाटिक ड्यूटी माना जाता था। 1916 में एंड्रे एक बैटल के दौरान शहीद हो गए। ये डर्कहाइम के लिए एक डिवास्टेटिंग पर्सनल ट्रेजेडी थी। एंड्रे सिर्फ उनके बेटे नहीं, बल्कि एक प्रॉमिसिंग इंटेलेक्चुअल फ्यूचर का सिंबल भी थे। एंड्रे की डेथ के बाद डर्कहाइम इमोशनली शैटर्ड हो गए। ग्रीफ और वॉर के स्ट्रेस के कारण उनकी हेल्थ डिटोरिएट होने लगी। वॉर के दौरान फ्रांस में एंटी सेमिटिक सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे। एंटी सेमिटिक सेंटिमेंट्स मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्यूइश की तरफ हॉस्टिलिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। डर्कहाइम, जो जूइश डिसेंट के थे, उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बावजूद भी प्रेजुडिस और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। पब्लिक हॉस्टिलिटी और पर्सनल ट्रेजेडी का कॉम्बिनेशन ने उन्हें और ज्यादा आइसोलेट कर दिया। एंड्रे की डेथ ने डर्कहाइम के लिए एक सिंबॉलिक डिस्ट्रैक्शन का काम किया, जिसमें उन्होंने देखा कि कैसे वॉर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मॉरल और सोशल फैब्रिक को भी तोड़ रही थी। उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल वर्क को कंटिन्यू किया, लेकिन उनका हेल्थ और मेंटल स्टेट रैपिडली डिक्लाइन होता रहा। दरखाइन की 15 नवंबर 1917 को डेथ हो गई, जो ऑफिशियली एक स्ट्रोक के कारण हुई थी, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि एंड्रे की डेथ का ग्रीफ और वॉर के स्ट्रेस उनकी डिटोरिएटिंग हेल्थ के मेन फैक्टर्स थे। दरखाइन की कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़े सपने देखना और उन्हें पूरे करने के लिए मेहनत करना ही जिंदगी का असली मकसद है। दरखाइन ने एक नए विजन के साथ सोशियोलॉजी को जन्म दिया और आज उनके आइडियाज दुनिया भर में हर स्टूडेंट के लिए एक रोशनी है। उन्होंने सोशल सॉलिडारिटी और एनोमी जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाया, जो वॉर के कायोटिक कॉन्टेक्स्ट में और भी मीनिंगफुल लगते हैं। दरखाइन के स्ट्रगल और उनकी थ्योरीज ने फ्यूचर सोशियोलॉजिस्ट को वॉर, ग्रीफ और सोसाइटल ब्रेकडाउन जैसे टॉपिक्स एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर किया।
इमाइल दरखाइम सोशियोलॉजी के एक फाउंडिंग फादर हैं और उनकी थ्योरीज आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स और आइडिया दिए वो आज भी सोसाइटी, उसके स्ट्रक्चर्स और चैलेंजेस को समझने में हेल्पफुल है। दरखाइम ने सोशल सॉलिडारिटी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। उन्होंने कहा था कि शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीव्स ही सोसाइटी को एक साथ बनाए रखते हैं और ये चीज आज भी सोसाइटी में रेलिवेंट है। दरखाइम ने ये बताया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, एजुकेशन और रिलीजन इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में इंटीग्रेट करते हैं और हम देखते हैं आज भी फैमिली और स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में इंडिविजुअल को शेप करते हैं और सोशल हार्मनी बनाए रखते हैं। आज के मल्टीकल्चरल और ग्लोबलाइज्ड सोसाइटीज में एजुकेशन का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो गया है ताकि इंक्लूसिविटी और यूनिटी बनी रहे। करिकुलम रिफॉर्म्स, मॉरल एजुकेशन और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिबेट्स दरखाइम के एजुकेशन का रोल वाले आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। अपनी बुक सुसाइड में उन्होंने सुसाइड को पर्सनल एक्ट नहीं बल्कि सोशल फैक्टर्स का रिजल्ट बताया। आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज और सुसाइड की केसेस बढ़ रहे हैं जो अनोमी और वीक सोशल बॉन्ड से लिंक्ड हैं, जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल मीडिया प्रेशर। ये सब एनोमिक कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं जो डरखाइम ने एक्सप्लेन किए थे। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में दरखाइम ने रिलीजन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जो शेयर्ड बिलीफ और प्रैक्टिसेस के जरिए कोहिजन बनाता है। जहां सेक्युलरिज्म बढ़ रहा है, दरखाइम का ये आइडिया कि रिलीजन एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने का काम कर रहा है आज भी रेलेवेंट है। आज की दुनिया में नेशनलिज्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या फैंडम्स जैसे नए कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं जो डरखाइम के रिलीजन के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। दरखाइम ने अनोमी का कॉन्सेप्ट दिया जो सोशल चेंज के वक्त नॉर्म्स का ब्रेकडाउन दिखाता है। आज की दुनिया में इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग क्राइम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स को डरखाइम की थ्योरी से समझा जा सकता है। जैसे इकोनॉमिक रिसेशंस या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के टाइम पर लोग डिसओरिएंटेड फील करते हैं जो डरखाइम के अनोमिक कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। दरखाइम ने सोशियोलॉजी को एक डिस्टिंक्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने की बात की और सोशियोलॉजिकल मेथड्स के रूल्स दिए जिसमें उन्होंने सोशल फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने की बात करी। आज सोशल फैक्ट्स जैसे डाइवोर्स रेट्स, क्राइम स्टैटिस्टिक्स या वोटिंग बिहेवियर को डरखाइम के मेथड से एनालाइज किया जा सकता है। सो ये थी दरखाइम की बायोग्राफी। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिटेल में इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे। उनकी थ्योरीज पढ़ने से पहले, उनकी थ्योरीज को समझने से पहले उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए एक स्टोरी फॉर्म में मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है। थैंक यू for your attention today. Keep studying, stay curious, and remember the more you learn, the closer you get to your goals. Bye.